हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको भारत की सभी नदियों के प्रश्न मिल जाएंगे। इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है और मैं 100% गारंटी देता हूँ इससे बाहर आपको किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा ही नहीं। सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और इससे अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को बनाने में घंटों की मेहनत लगी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, जिससे जो भी आपको अपडेट आए, आगे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। आइए मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिखा देता हूँ, आपको पता चलेगा कितना सही कंटेंट है, कितना यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, गंगा नदी निकलती है। ऑप्शन हैं आपके अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। दोस्तों ये क्वेश्चन में भी आपको पता ही होगा, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर आएगा। आइए हम गंगा नदी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड में गंगोत्री, जिसे हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं, से होता है। इसे उत्तराखंड में भागीरथी भी कहते हैं। गंगा नदी को उत्तराखंड में भागीरथी नदी कहा जाता है। और जब यह भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा से जब भागीरथी नदी मिलती है तो इसे ही गंगा नदी कहते हैं। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में यह फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कई क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप बताओगे गंगा नदी है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, आप बताओगे पद्मा नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, आप बताओगे गंगा नदी 5 राज्यों से गुजरती है। नाम बता दो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण कहाँ पर करती है, तो आप बताओगे देवप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर यहाँ गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। यह क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी इस साल पूछा हुआ था। ठीक है, आइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं पहले। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है 2580 किलोमीटर है और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 1346 किलोमीटर है। विश्व की जो सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह है माजुली, वो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। दोस्तों यहाँ से भी आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में कितनी है, तो आप बताओगे 1346 किलोमीटर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे 2580 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बताओगे मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंक हिमानी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपका है बी ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा या सिंधु। दोस्तों ए सी और डी ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया और सिंधु नदी हो गया। ये तीनों नदियां जो होती हैं आपकी अरब सागर में गिरती हैं। केवल सुवर्ण रेखा ऐसी नदी है यहाँ पे जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सुवर्ण रेखा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए स्वर्ण रेखा नदी के बारे में जान लेते हैं हम पहले। स्वर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा कहीं कहीं पढ़ा लिखा होता है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह नदी रांची नगर में रानी चुहा नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां आप याद रखिएगा अरब सागर में गिरती हैं। सुवर्ण रेखा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सुवर्ण रेखा आपका
करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके लूनी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा। ठीक है दोस्तों, ये चारों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, लेकिन सबसे लंबी जो नदी है आपकी, आपका आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आइए नर्मदा नदी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई है आपका 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी जो है आपका अमरकंटक की पहाड़, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तथा भड़ौच में अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, और आपके ऑप्शन था लूनी। ठीक है, लूनी नदी की लंबाई है आपका 320 किलोमीटर। साबरमती की नदी की लंबाई है आपकी 371 किलोमीटर और ताप्ती नदी की लंबाई है आपकी 724 किलोमीटर। तो यहाँ सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई दोस्तों? नर्मदा, जिसकी लंबाई आप बताओगे 1312 किलोमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन आपके पिंडारी ग्लेशियर, संतोपंत ग्लेशियर, चोराबारी झील या गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों अभी अभी आप पढ़े गंगा नदी के बारे में कि भागीरथी नदी को गंगा नदी को ही उत्तराखंड में भागीरथी नदी बोलते हैं और भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ बताया आपने? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भागीरथी नदी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गोमुख, जिसे गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, भागीरथी नदी को ही गंगा नदी बोला जाता है। भारत में टेरी बांध इसी नदी पर बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा टेरी बांध किस नदी पर बनाया जाता है, तो आप बताओगे भागीरथी नदी को पर ही टेरी बांध बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा नदी भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलकर कौन से नदी का निर्माण करती है, तो आप बताओगे गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा गंगोत्री ग्लेशियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के नदी के मिलने से गंगा बहती है? दोस्तों अभी आपने पढ़ा है देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी मिलती है अलकनंदा नदी से तो गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। दोस्तों ये भी आपने अभी अभी पढ़ा है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप बताओगे गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है। अगर क्वेश्चन आता है भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। गोदावरी याद कर लेना। प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। आइए हम गोदावरी नदी के बारे में जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। इस नदी की लंबाई है आपका 1465 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और इसका आंध्र प्रदेश के आलमपुर निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसी नदी को वृद्ध या बूढ़ी गंगा उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे गोदावरी नदी को ही बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। आज से पूछ सकता है गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे 1465 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया गोदावरी नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? ऑप्शन आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, तापी। ये तापी नदी आपकी, तापी हो गया यहाँ पे। दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये चीज़ें समझा देता हूँ, आप कन्फ्यूज होंगे डेल्टा होता क्या है, तो आपको मैं डेल्टा बता देता हूँ डेल्टा क्या होता है। पहले तो आप इसका आंसर जान लीजिए। यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा ताप्ती नदी जो है, ठीक है, इसका जो मुहाना है ये डेल्टा नहीं होता है। ठीक है, इसका मुहाना एस्चुअरी होता है और डेल्टा नहीं होता है ताप्ती नदी का मुहाना। हम जान लेते हैं मुहाना क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दो चीज आती हैं आपको, डेल्टा पूछता है या एस्चुअरी पूछता है, जिसे ज्वार नदमुख भी कहा जाता है। एस्चुअरी को, डेल्टा को हिंदी में डेल्टा ही बोलते हैं। आइए जान लेते हैं।
डेल्टा और एस्चुरी नदी के मुहाने के प्रकार हैं। ठीक है, अब जान लिए मुहाना क्या होता है। नदी जहाँ से निकलती है उसे नदी का स्रोत कहते हैं, और अपनी यात्रा पूरी करने के बाद एक नदी जब किसी समुद्र या महासागर में गिरती है तो उसे ही नदी का मुहाना कहते हैं। दोस्तों, जब नदी किसी समुद्र या महासागर में गिरने वाली होती है तो उसे ही नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, और डेल्टा और ज्वार नदमुख जो होता है उस मुहाने के शेप को ही कहा जाता है। ठीक है, आइए दिखा देता हूँ शेप कैसा होता है। जैसे ये मुहाना जो है, जब ये एक त्रिभुजाकार आकृति बनाता है, ठीक है, ये तो इसे बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, और यहाँ पे कोई आकृति नहीं बनाता है तो इसे बोलते हैं एस्चुरी, जिसे ज्वार नदमुख भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप जान लेंगे कि नदी का मुहाना कहते हैं जब वो किसी समुद्र या महासागर में गिरती है। आइए देखते हैं, जिन नदियों के मुहाने पर घाटी का ढाल बहुत धीमा होता है तथा ढाल कम होने के कारण नदी का वेग बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जिससे नदी के भार वहन करने की क्षमता घट जाती है और नदी अपने बहाव के साथ लाई गई विखंडित पदार्थ या जो अवसाद होते हैं उसको ढोने में असमर्थ होने लगती है, विखंडित पदार्थों या अवसादों का जमाव करने लगती है। ठीक है दोस्तों, इन विखंडित पदार्थों का घाटी में इतना अधिक जमा हो जाता है कि नदी की धारा कई शाखाओं में विभक्त होकर समुद्र मिल जाती हैं और इन अवसादों से एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है जिसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ क्या होता है दोस्तों कि यहाँ जो होता है घाटी का ढाल जो होता है बहुत धीमा होता है, जिससे यहाँ पे नदियों के जो पानी का वेग होता है वो भी बहुत धीमा हो जाता है, और इस पानी के साथ जो भी अवसाद या जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा जमाव करने लगते हैं, जिससे जो पानी का जो धार होता है कई शाखाओं में बढ़ जाता है। देखिए, कई शाखाओं में पानी का जो बहाव है बढ़ जा रहा है और एक ऐसी आकृति बना लेती है, इसे ही डेल्टा कहते हैं। ठीक है, और एस्चुरी में थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो घाटी का जो ढाल होता है वो तेज होता है, और क्या नाम है, पानी का वेग भी यहाँ बहुत तेज हो जाता है, जिससे कोई भी पदार्थ यहाँ पे, कोई भी अवसाद यहाँ पे जमा नहीं होता है। ठीक है, आइए देखते हैं डेल्टा नदी कौन कौन सी हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, आइए एस्चुरी के बारे में जान लेते हैं। ऐसी नदियों के मुहाने जिन पर नदी घाटी का जो ढाल होता है अधिक होता है तो वहाँ एस्चुरी का निर्माण होता है। ढाल अधिक होने के कारण मुहाने पर नदी के जल का वेग बढ़ जाता है, जिससे उससे उसके भार ढोने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ऐसी नदियाँ अपने मुहाने पर विखंडित पदार्थों का जमा नहीं होने देती हैं। यदि थोड़ा बहुत जमा हो जाता है तो तेज लहरें जो होती हैं उसे साफ कर देती हैं, इतनी स्पीड में आती हैं कि उसे साफ कर देती हैं। नदियों के ऐसे मुहाने पर विखंडित पदार्थों का नदी का जल बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी शाखा में विभक्त हुए सीधे समुद्र में मिल जाते हैं। नदी के ऐसे मुहाने को एस्चुरी कहते हैं या ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी है ज्वार नदमुख का मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। यहाँ क्या होता है कि पानी कई शाखाओं में, पानी की जो धारा था कई शाखाओं में विभक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी का जो वेग होता है, स्पीड होता है, बहुत धीमा हो जाता है। और एस्चुरी में क्या होता है कि नदी का वेग इतना तेज होता है कि यहाँ पे कोई भी विखंडित पदार्थ रुकता नहीं है, और ये क्या करता है, बहाव के साथ ही चला जाता है, और यहाँ की जो पानी की जो धारा होती है उसकी बहाव शाखाओं में विभक्त नहीं होती है, तो इसे एस्चुरी कहते हैं। और जब शाखाओं में व्यक्त हो जाती है तो एक ऐसी डेल्टा आकृति या त्रिभुजाकार आकृति का बना लेती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। आप समझ गए होंगे डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है, अगर तो आप जान लीजिए गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, इनके मुहाने पर ऐसी आकृति बनती हैं। ठीक है दोस्तों, और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। इन नदियों के मुहाने पर ऐसी कोई आकृति नहीं बनती, वो सीधा एकदम तेज स्पीड में फ्लो करती हैं। समझ गए होंगे। चूँकि ताप्ती नदी के बारे में आया यहाँ जिक्र था, ये ताप्ती नदी के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई नगर के निकट होती है और खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी जो है सूरत शहर के किनारे बसा। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो आप बताएंगे ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ताप्ती नदी का उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश में होता है और यह अरब सागर में गिरती है या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है?
ऑप्शन हैं आपके चिनाब, रावी, व्यास या सतलज। दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आइए पहले हम इन नदियों के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज के बारे में जान लेते हैं, कितनी लंबी हैं नदियाँ, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ मिलती हैं, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। दोस्तों सिंधु नदी क्या होता है, सॉरी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील, जिसे कैलाश पर्वत कहते हैं, से निकलती है और यह कराची के निकट अरब सागर में मिलती है। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, ठीक है, ये चारों नदियां हैं सिंधु नदी की, क्या नाम है, सहायक नदियां। और एक और नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां जिसे कहते हैं झेलम नदी, ठीक है। तो 5 नदियां हो गई, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज और झेलम नदी, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, चिनाब की जो लंबाई है आपकी 1180 किलोमीटर है, व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर, रावी नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर और सतलज नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। तो सबसे लंबी नदी कौन सी आपकी? सतलज। तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज नदी। आइए बाकी नदी, चिनाब नदी के बारे में जानते हैं, जिसे चिनाब नदी भी बोलते हैं। इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती हैं। यहाँ इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है और यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। त्रिमुख के निकट यह झेलम नदी में इसका संगम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले से निकलती है और क्या नाम है, यह झेलम नदी में इसका संगम हो जाता है और इसे चंद्रभागा नाम के से भी जाना जाता है, चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। व्यास नदी के बारे में जान लेते हैं। व्यास नदी का जो उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से होता है और यह हरीके के पास सतलज नदी में ही मिल जाती है। और रावी नदी क्या है? सॉरी, रावी नदी का उद्गम हिमालय के रोहतांग दर्रे से होता है, इसका भी रोहतांग दर्रे से होता है और यह झांग जिले के सीमा पर चिनाब नदी से मिल जाती है। रावी नदी चिनाब नदी से बाद में जाके मिल जाती है। सतलज नदी जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से झील से निकलती है और यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलज नदी का जो संगम है मेन कोट के निकट सिंध नदी में हो जाता है, ठीक है दोस्तों। सतलज नदी जान गए आप। आ जाइए झेलम नदी जान जाते हैं, लास्ट नदी जो इसका है सिंधु नदी का सहायक नदी है झेलम नदी भी। झेलम नदी कश्मीर के बेरी नाग झरने से निकलती है और यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। झेलम नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश में नहीं है, शेष 3 नदियां बहती हैं, गंगा, यमुना तथा रामनगर नदियां। अच्छा, ये आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा एक, जिसका एक्सप्लेनेशन इसमें आ गया है। झेलम नदी का जो प्रवाह होता है उत्तर प्रदेश में नहीं होता है क्योंकि पाकिस्तान में प्रवेश करती है। शेष तीनों नदियां और ऑप्शन में जो आपकी रहेगी गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियां उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती हैं, ऐसा क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपकी सिंधु नदियां की 5 सहायक नदियों के बारे में आप जान गए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर आप समझ गए होंगे, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज नदी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में से नहीं गुजरती है? ठीक है, अभी आपका यहाँ क्वेश्चन था ना, ठीक है, तो इसका ये आंसर है गंगा हो गया, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। यमुना उत्तर प्रदेश से गुजरती है। रामगंगा उत्तर प्रदेश से गुजरती है, लेकिन झेलम नदी जो है ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डी, ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन, झेलम नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हैं आपके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। दोस्तों यहाँ आपको 3 पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है आपका भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, तो आप बोलोगे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आपसे पूछेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप बोलोगे गोदावरी नदी। या आपसे पूछ ले दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी दूसरे देश के बड़े नदी का क्षेत्र का निर्माण करती है, तो भी आंसर क्या होगा आपका गोदावरी नदी। या इसका मतलब यह है कि दक्षिणी प्रायद्वीप में भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप बताओगे गोदावरी नदी। एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है, मध्य भारत की सबसे
लंबी नदी कौन सी है, तब आप बताओगे मध्य भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ठीक है, ऑप्शन आपके यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहंद नहर या अपर बाड़ी दोआब नहर। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर जो है आपका इंदिरा गांधी नहर है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है आपका सतलुज नदी पे है, सतलज नदी पर है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। और जानते हैं इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। इस परियोजना को 17 नवंबर 1955 को प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। ठीक है, 17 नवंबर 1955 को श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को रखा था। और इसका निर्माण जो है अमेरिकन बांध निर्माता जो है हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में हुआ था। अक्टूबर 1963 में हुआ था। 1955 में इस परियोजना को रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और 1963 में एक अमेरिकी बांध निर्माता द्वारा ये पूरा हुआ था, भाखड़ा नांगल परियोजना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अभी दोस्तों आपको बताऊं ना मैं, टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी नदी पर बंधा हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी नदी बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध गंगा नदी दिन में किसी में अवस्थित है, सॉरी, दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन होंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, दूध गंगा नदी जो है आपका जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह चिनाब की सहायक नदी है। दूध गंगा नदी किसकी सहायक नदी है, यह चिनाब की नदी की सहायक नदी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। उद्गम जो है भारत में नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतलज नदी जो है इसका जो है उद्गम भारत में नहीं है। बाकी जो 3 नदियां हैं उनका उद्गम जो है भारत में है। चारों नदियों का उद्गम स्थल मैं आपको बता दिया हूँ, ऊपर आप देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन आपके रावी, व्यास, कावेरी या स्पीति। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन मिसमैच हो गया दोस्तों, 1 मिनट मेरे को कट करने दीजिए। यहाँ पे करेक्शन है, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे सतलज। ठीक है, तो यही सतलज ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ कावेरी गलती से आ गया पीडीएफ में। दोस्तों नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण सतलज नदी पर किया गया है। सतलज नदी यहाँ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग, सतलज नदी पर किया गया है। कावेरी यहाँ गलत ऑप्शन आ गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। ऑप्शन होंगे पूर्ववर्ती अपवाहका, अनुवर्ती अपवाहका, परवर्ती अपवाहका या अध्यारोपित अपवाहका। दोस्तों हिमालय में ब्रह्मपुत्र जो है पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक चीज याद रख लीजिए दोस्तों, हिमालय से निकली हुई सभी नदियां जो होती हैं पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण होती हैं। ठीक है, हिमालय से जो भी नदी निकल रही है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण होती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा, पूर्ववर्ती अपवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है। दोस्तों ऑप्शन आपके हैं गोमती, दामोदर, कोसी या यमुना। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी जो है गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले कोसी नदी के बारे में जान लेते हैं। कोसी और दामोदर नदी के बारे में हमने सुना होगा। कोसी नदी जो है माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है, जो कि नेपाल में है। मतलब कोसी नदी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी का संगम जो होता है भागलपुर में, मतलब बिहार में, फिर गंगा नदी में होता है। कोसी नदी का संगम भागलपुर में होता है और कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे कोसी नदी को कहा जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन दामोदर नदी से ही पूछता है। ठीक है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ी झारखंड से होकर हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार के पलामू पहाड़ से निकलती है और हुगली नदी में जाके संगम हो जाता है इसका। यह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? आप बताओगे दामोदर नदी को। ठीक है, आपसे पूछेगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप बताओगे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है आपका, भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके कैलाश पर्वत से, मानसरोवर से, गोमुख से या तपोवन से। तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा था कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। गोमुख कहीं कहा जाता है? गंगोत्री। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ठीक है, ऑप्शन है आपके चौखंबा, बंदर पूंछ, नंदा देवी या नीलकंठ। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बंदर पूंछ। यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदर पूंछ। आइए यमुना नदी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से होता है जो कि बंदरपूंछ पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ आपको आपका आंसर मिल गया ना, बंदरपूंछ। अगला पॉइंट है, यह इलाहाबाद में गंगा नदी से संगम करती है। यमुना नदी इलाहाबाद में या प्रयाग में गंगा नदी से संगम करती है। इस नदी के किनारे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मथुरा, इलाहाबाद जैसे शहर बसे हुए हैं। यह भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। यमुना नदी 1385 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके इलाहाबाद से मिलती है या प्रयाग से मिलती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, टोंक, ये सारी नदियां जो हैं यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी से कई क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ये सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? तो बोलते हैं, आप बताओगे यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। यमुना नदी किस शहरों के किनारे बसा हुआ था? बताओ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मथुरा या उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों चंबल बेतवा के बारे में, जो इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ से निकलती है और इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। यह गांधी सागर और राणा प्रताप सागर यहाँ पर परियोजनाएं हैं। पूछेगा गांधी सागर परियोजना कहाँ पर है? तब बताओगे चंबल नदी में। राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पर है? तब बताओगे चंबल नदी में। बेतवा नदी बारे में जान लेते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद से निकलती है और हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर माटा टीला बांध और राजघाट बांध परियोजना है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, माटा टीला बांध और राजघाट बांध परियोजनाएं कहाँ पर हैं? तो आप बताओगे बेतवा नदी में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था आपका? यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपूंछ। आपका आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन बताते हैं, गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर या मंदाकिनी। ये आप तुरंत बता दोगे, गंगोत्री नदी के किनारे है भागीरथी। बी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, बेतवा नदी मिलती है। ऑप्शन आपके गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से। अभी आपने पढ़ा यमुना की सहायक नदियों में से बेतवा भी नदी एक है, तो बेतवा नदी मिलती है। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गंगा नदी उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पूर्ववर्ती अपवाह, अनुवर्ती अपवाह, अक्रमवर्ती अपवाह होगा ये, अक्रमवर्ती अपवाह या परवर्ती अपवाह। ठीक है दोस्तों मैं भी आपको बताऊँ, हिमालय से निकली हुई सभी नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण होती हैं। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। क्वेश्चन बात है, आइए कुछ और नदियां भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे गोमती नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में संगम कर लेती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। पीलीभीत से निकलती है और गाजीपुर में संगम करती है और लखनऊ शहर
गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नगर भी है लखनऊ में, इससे आप याद कर लीजिएगा। अगला है आपका राप्ती नदी। राप्ती नदी रुकुमकोट जो कि नेपाल में है वहाँ से निकलती है और बरहज के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और यह इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट याद कर लीजिए आप लोग। महानदी के बारे में 2 पॉइंट जान लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। अच्छा, महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के निकट 42 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और यह 890 किलोमीटर बहकर उड़ीसा में एक बड़ा डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों यहाँ पे जान लीजिएगा, महानदी भी क्या बनाता है? डेल्टा बनाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला देखते हैं नदी कौन सा है, सोन नदी या स्वर्ण नदी। सोन नदी या स्वर्ण नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से सोनभद्र जिले से निकलती है और पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है। बालू के स्वर्ण कण के कारण इसे सोन नदी का नाम दिया गया है। वाण सागर और रिहंद परियोजना सोन नदी या स्वर्ण नदी पर ही है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वाण सागर या रिहंद परियोजना किस नदी पर है? बताओगे स्वर्ण नदी या सोन नदी। कृष्णा नदी के बारे में जान लेते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर या महाराष्ट्र के पास से होता है, के पास पश्चिमी घाट से होता है और यह विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नागार्जुन सागर परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आप बताओगे कृष्णा नदी पर है। गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम तिब्बत के नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से होता है और इस नदी का पटना के सोनपुर में नदी में संगम होता है और इसके किनारे पटना शहर बसा हुआ है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर ऑप्शन में गंडक नदी है तो आप गंडक नदी को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से होता है और यह तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती नदी के बारे में जान लेते हैं। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान में है वहां से होता है और ये अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी। माही नदी का उद्गम जो है विंध्य पर्वतमाला से होता है जो कि मध्य प्रदेश में है और यह भी क्या होता है? अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अच्छे से इसको सारे पॉइंट को आप रिवीजन पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी या गोमती नदी? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी जो है अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। अभी आपको बताऊं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह नदी जो है बिहार में लगभग प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के कारण बहुत रूप से जिम्मेदार होती है, इसी कारण बिहार में बाढ़ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, या आपका आंसर हो जाएगा बी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से इस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ये तो भी आप देखें, मैं बताऊँ आपको, आपने एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन हो गया घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू नदी। ठीक है, इसको आप तुरंत आंसर लगा दोगे, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। देखिए सारे प्रश्न और सारे जो भी मैंने नदियों का एक्सप्लेन किया है सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इससे बढ़िया कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं मिलेगा ही नहीं और आप इसको बहुत आसानी से पढ़ भी लोगे। अगर इस पे घंटों की मेहनत लगी है इसको बनाने में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पद्मा, मेघना, हुगली या लोहित। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता ही होगा कि जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसे पद्मा नाम से बोला जाता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा नदी। बंगाल में प्रवेशोपरांत गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? ऑप्शन आपका यमुना, अलकनंदा, कोसी या मंदाकिनी। इसको याद कर लीजिएगा आप, कोसी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम,
सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र सही आंसर है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ पर किया जा रहा है? ये थोड़ा क्वेश्चन, मगर तथा घड़ियालों का जो संरक्षण है किस नदी पर कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन आपके नर्मदा व ताप्ती नदी में, महानदी व ताप्ती नदी में, वेन गंगा वो पेंच नदी में, या चंबल वो सोन नदी में। ठीक है, यहाँ का ऑप्शन डी सही आंसर है। चंबल तथा सोन नदी में मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। डी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है, याद कर लीजिएगा, चंबल तथा सोन नदी में। अगले क्वेश्चन बात हैं, इनमें से कौन सी नदी रिप्त रिप्त घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या कृष्णा। दोस्तों नर्मदा नदी जो है रिप्त घाटी से होकर बहती है। सी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात हैं, तवा नदी, तवा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, पार्वती या ताप्ती। दोस्तों तवा नदी जो है वो आपका नर्मदा नदी की सहायक नदी है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, ऑप्शन है गंगा, स्वर्णरेखा, नर्मदा या ताप्ती। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में डेल्टा न बनाने वाली मुख्य नदियां जो है नर्मदा और ताप्ती हैं, जो कि अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है रामगंगा, नर्मदा, गोदावरी या चंबल। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा जो नदी है पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी है। बी ऑप्शन नर्मदा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वायत्त कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन बताते हैं, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, अभी मैं आपको बताया हूँ नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ज्वार नदमुख बनाती है या एस्चुअरी बनाती है। बाकी जो नदियां हैं आपकी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। अगले क्वेश्चन बात हैं, दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, ऑप्शन आपके गंगा, हुगली, पद्मा तथा सुवर्ण रेखा। ठीक है दोस्तों, बताया हूँ दामोदर नदी जो है हुगली में जाके मिल जाती है। ठीक है, हुगली में इसका संगम होता है और ये हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बी ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं, भारत को निम्न की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? ऑप्शन है नोयाल, दामोदर, भिवानी या भदार। यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? दामोदर नदी में जो जल प्रदूषण इतने ज़्यादा हैं, इसलिए इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और हाँ एक और पॉइंट है कि दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक भी कहा जाता है, याद कर लिए, आपको ही बताया हूँ मैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? ठीक है दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का दुख या शोक कहा जाता है। ए ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? ठीक है, ये भी आपका आंसर आपको पता है कि दामोदर नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन आपका महानदी, कृष्णा, ताप्ती या गोदावरी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, क्योंकि यह अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती जो हैं अरब सागर में गिरती हैं, और गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र जो हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये एक पॉइंट आप नोट करिएगा कि भारत में डेल्टा जो नहीं बनाती हैं वो नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, और जो नदियां डेल्टा बनाती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, मतलब वो नदी जो डेल्टा में गिरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है मुल्ताई, अमरकंटक, मऊ या देवास। दोस्तों, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक है। बी ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक। अगले क्वेश्चन बात है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ऑप्शन आपके हैं नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी। दोस्तों, महानदी एक ऐसी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी एस्चुरी या ज्वार नदमक को नहीं बनाती है। अगले क्वेश्चन बताते हैं, भारत के निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती? ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, गोदावरी या वैगाई। दोस्तों, महानदी जो ऐसी नदी है वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महानदी। ठीक है दोस्तों, ये आपका नदी नदी भारत की सारी नदियों के यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया और ये वीडियो यहाँ खत्म हो जा रहा है। सारे प्रश्न आपको इस वीडियो मिल जाएंगे। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है आपको नदियाँ पढ़ना है अगर, तो इस वीडियो से बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।